गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। चौथा यूनिट कवर करने वाले हैं आज के क्लास में साथियों। जेपीएससी जेट पेपर 1 की तैयारी आपको करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री। पीडीएफ टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाता है। तो ये चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट के अंदर में 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स को बहुत ही शानदार ढंग से कवर करने वाले हैं। और यह जो आपको पेपर 1 की तैयारी करवाया जा रहा है, जो आर्ट्स ग्रुप के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, एग्जैक्टली यही सिलेबस आपका जेपीएससी जेट के लिए भी रखा गया है। सीएसआईआर जो नेट है, जो साइंस ग्रुप के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम इसको फॉलो कर रहे हैं जो यूजीसी नेट के आर्ट्स ग्रुप के हैं उनके लिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो यहाँ पर संचार डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा नेचर, इसका स्वरूप, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, साथ ही साथ टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स को डेप्थ में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन शब्द से आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं। कम्युनिकेशन का सिंपल और साधारण जो डेफिनेशन होता है साथियों, किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं, इन्फॉर्मेशन है, थाट्स हैं, या फिर कोई फीलिंग है, या सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, या फिर नॉलेज है, कुछ भी है, इसको अगर साझा किया जाता है किसी दूसरे मेंबर किसी व्यक्ति के साथ में, या फिर पूरे सोसाइटी के साथ में, या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति के साथ में, या पूरे समूह के साथ में साझा किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, जो भी सूचनाएं, विचार, थॉट्स, इन्फॉर्मेशन जो भी हैं, उसके बाद में क्या देखने को मिलता है? प्रतिक्रिया भी देखने को मिलता है। और यह जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यही है संचार। यानी कि बेसिकली ये आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। और आदान प्रदान क्या होता है साथियों? विचारों का, सूचनाओं का, भावनाओं का और ज्ञान का। जब कोई व्यक्ति, सेंडर, जो अपने विचार या मैसेज दूसरे व्यक्ति को भेजता है, उसके बाद में फीडबैक भी देखने को मिलता है। फीडबैक भी मिलेगा आपको, किसी को देंगे सूचना, विचार, थॉट्स, तो आपको उसके तरफ से फीडबैक भी देखने को मिलेगा। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टाइप्स, किस तरह का आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए कोई व्यक्ति या समूह चाहिए। आप खुद से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्वयं से भी लोग बात करते हैं। अब चिंतन मनन करना है आपको, चिंतन मनन करना है एकांत में। कोई भी टॉपिक को आप बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम खुद से भी कम्युनिकेट करते हैं। ये भी प्रकार है, टाइप है, जो कि डिस्कस करेंगे हम लोग। कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिस से बना हुआ है साथियों, जिसका अर्थ होता है कॉमन। कॉमन, कॉमन का मतलब आप लोग जानते हैं, साझा करना। वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। ठीक बात है, ये तो बेसिक एक आइडिया हो गया आपका। नेचर देख ले इसका। नेचर जो है ये टू वे प्रोसेस भी कहा जाता है। संचार केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि सेंडर रिसीवर दोनों के बीच में होता है। और साथ ही साथ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। संचार जो है जीवन के हर क्षेत्र में लगातार चलता रहता है। सोशल प्रोसेस भी है, समाज के व्यक्तियों को जोड़ा जाता है इसके माध्यम से। और कम्युनिकेशन जो होता है, जो नॉर्मली आप बात करते हो कोई भी टॉपिक पे, जिसका कोई खास उद्देश्य ना हो, जिसका खास कोई पर्पस ना हो, तो वो नॉर्मली बातचीत होता है, डिस्कशन होता है। लेकिन कम्युनिकेशन, संचार जो होता है, इसका विशेष उद्देश्य होता है साथियों, ये पर्पसफुल होता है, प्रतिक्रिया आधारित, फीडबैक ओरिएंटेड ये होता है। कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से देख लें यहाँ पर। विशेषताएं, सेंडर और रिसीवर दोनों की भागीदारी आवश्यक है। ठीक बात है। मैसेज का स्पष्ट, अब जो भी मैसेज आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ संचार कब प्रभावी बनता है, इफेक्टिव बनता है? जब वो संक्षिप्त में हो, सटीक हो। फीडबैक के बिना संसार अधूरा अधूरा सा, बिल्कुल सही बात है। माध्यम उपयुक्त होना चाहिए। अब संचार के माध्यम मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होता है, जो ऑफिशियली वर्क होता है लेटर वगैरह के माध्यम से, मैसेज वगैरह के माध्यम से, व्हाट्सएप में आप डिस्कस करें, वो भी तो लिखित है, कम्युनिकेशन ही है। और वो वीक, ये भी आपका है। और इसमें आपका माध्यम जो होता है वर्बल,
नॉन वर्बल भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इशारों से भी बातचीत होता है। उसके बाद में जो साइन सिंबल यूज होते हैं, साइन सिंबल के जरिए भी कम्युनिकेशन होता है। संदेश को कॉन्टेक्स्ट प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल। कुछ टाइप्स देख लेते हैं दिशा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के आधार पर देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसका मतलब है अगर कोई उच्च अधिकारी है और अपने नीचे, उसके नीचे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे अगर कम्युनिकेट करते हैं तो ये आपका कहलाएगा साथियों डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वहीं इसी में आपका है अपवार्ड कम्युनिकेशन, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी कि अधीनस्थ अधिकारी जो है वो अपने ऊपर के अधिकारी से कम्युनिकेट करेगा, तो ये दिशा के आधार पर। और एक है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसमें क्षैतिज होता है। जो भी यहाँ पर लोग इन्वॉल्व होते हैं वो एक ही लेवल के होते हैं, समान स्तर के व्यक्ति होते हैं। जैसे टीचर क्लर्क है, हेड क्लर्क है, ये एक ही स्तर के हैं। माध्यम के अनुसार यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मौखिक होता है, जो भी आप मुंह से बोल करके करते हैं, इसमें आपका स्पीच लेक्चर आएगा। नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में गेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का बनावट से, हंसना, मुस्कुराना, गुस्सा होना, आंखें मिटकाना, ये सब आएगा। रिटेन में तो आप लोग जानते ही हैं। तीसरा है आपका प्रतिभागियों की संख्या के आधार पे, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके आधार पर भी यहाँ पर देखें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत स्वयं से संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरपर्सनल नहीं है, सॉरी, इंट्रापर्सनल यहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है स्वयं से बात करता है, जिसका हमने कुछ देर पहले जिक्र किया। इंटरपर्सनल जो होता है अंतर व्यक्तिगत, दो व्यक्तियों के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। तीसरा है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह में डिस्कस होता है। चौथा आपका मास कम्युनिकेशन हो जाएगा, जनसंचार, जिसमें रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर ये सब आएंगे। रूप के आधार पर भी यहाँ पर देख लें फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये आपके टाइप्स हो गए हैं। याद करने के लिए आपका ट्रिक है VI वर्बल, इंटरपर्सनल, विजुअल, नॉन वर्बल, इनफॉर्मल, फॉर्मल भी ऐड कर सकते हो। उदाहरण से समझते हैं साथियों, जब शिक्षक कक्षा में बोलते हैं तो ये क्या होता है, वर्बल। और विद्यार्थी सर हिला के हाँ करते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, तो ये नॉन वर्बल क्या हुआ, फीडबैक हुआ। शिक्षक नोटबुक में लिखते हैं तो ये रिटन कम्युनिकेशन हुआ। बैरियर, जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको देख लें। संचार में की प्रक्रिया में कुछ नॉइस आती हैं, जैसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भाषा संबंधी वेरियर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो ये कैसा प्रोसेस है जिसमें आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन जो हैं एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। आगे देख लेंगे फीडबैक इज कम्युनिकेशन इम्प्लाइज, इसमें क्या होता है, रिसीवर रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए अपवार्ड हमने देखा, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल भी देखा, पैरेलल हमने नहीं देखा, तो ये टाइप नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समरी आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ मीनिंग, अर्थपूर्ण शेयरिंग होना चाहिए। और फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन कंप्लीट टाइप, जैसे देखिए आप डायरेक्शनल, मीडियम, पार्टिसिपेंट्स, फॉर्मेलिटी, ये आपके हैं। प्रभावशाली संचार कब माना जाएगा, मैसेज जो आपका होगा, संदेश, वो क्लियर होना चाहिए, प्रतिक्रिया भी देखने को मिलना चाहिए और प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में होना चाहिए। सेकंड टॉपिक पर पहुंच गए हैं साथियों, प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार प्रक्रिया एवं तत्व। कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने का, यानी कि एक यूनिट जो है 20-25 मैक्सिमम 30 मिनट में कवर करने का, और इतना में ही जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कवर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तब कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें प्रक्रिया क्या है, वह कर्मिक विधि है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपना संदेश किसी दूसरे व्यक्ति तक को माध्यम, मीडियम चैनल से भेज सकता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करता है।
यानी कि वही चीज़ है, घुमा फिरा के निरंतर आदान प्रदान। जो मुख्य तत्व हैं इनको आप देख लें। सेंडर जो होता है साथियों, ये क्या करता है, जो संदेश भेजता है या शुरुआत करता है। मैसेज क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं, विचार, जो आदेश या भावना जो भेजी जाती हैं, ये मैसेज होता है। उसके बाद इनकोडिंग कूटबद्धीकरण होता है, संदेशों को प्रतीकों, शब्दों या संकेतों के रूप में बदलना। माध्यम क्या होता है, जिसके द्वारा संदेश रिसीवर तक पहुंचता है, जैसे बोल करके, लिख करके, पत्र, ईमेल आदि, ये आपके मीडियम हैं। रिसीवर जो संदेश प्राप्त कर रहा है, समझ रहा है। डिकोडिंग क्या है, रिसीवर द्वारा सब संदेश के अर्थ को समझना। फीडबैक मतलब क्या होता है, जब रिसीवर संदेश को सुन लेता है, समझ लेता है और कुछ प्रतिक्रिया करता है। नॉइस जो बाधाएं, संचार के दौरान जो बाधाएं आती हैं उनको यहाँ पर बाधा बोला जाता है। जैसे संचार के बीच में कोई शोरगुल हो गया, भाषा में कठिनाई है जिसको समझने में मुश्किल हो रहा है, या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो ये आपकी बाधाएं हैं। शॉर्टकट में आप देख लें, यहाँ पर सेंडर भेजेगा, इनकोडिंग होगा, मैसेज चैनल के थ्रू जाएगा रिसीवर, फिर डिकोडिंग करेगा, फिर फीडबैक देगा, और बीच में इनकोडिंग के बीच में ही क्या आएगा, नॉइस, बाधाएं आएंगी। एग्जाम्पल आप देखिए, कक्षा का उदाहरण लेते हैं एक हम लोग। शिक्षक कक्षा में बोल रहे हैं कि कल टेस्ट है, तो यहाँ पर मैसेज क्या जा रहा है कि कल टेस्ट है, और यह जो मीडियम हुआ कैसा हुआ, वर्बल, यानी कि मौखिक रूप से बोल रहे हैं। विद्यार्थी सुनते हैं और डिकोड करके क्या अर्थ निकालते हैं कि कल परीक्षा होगी। तो फीडबैक यहाँ पर क्या हो गया, विद्यार्थी जी मैम या जी सर कहकर पुष्टि करेंगे। नॉइस पीछे से शोर या माइक्रोफोन में कुछ गड़बड़ी है, तो ये आपका बाधा उत्पन्न करेगा। फीचर्स देख लेते हैं। निरंतर और द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस तो है, साथ ही साथ द्विपक्षीय भी माना गया है इसको, 2 डायमेंशनल। इसमें फीडबैक अनिवार्य होता है। संचार का माध्यम उचित होना चाहिए, मीडियम परफेक्ट होना चाहिए। नॉइस संचार की प्रभावशीलता घटाता है, बिल्कुल। रिसीवर की समझ संचार की सफलता निर्धारित करती है। अब प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी बातों में या मैसेज में स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और प्रतिक्रिया आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं, अगला को समझ ही नहीं आ रहा है, वो कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है, मतलब वो प्रभावशाली नहीं हो पाता। उचित माध्यम होना चाहिए। भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस भी आपको बनाए। कुछ सवाल देख ले यहाँ पर। संचार प्रक्रिया में इन कोडिंग का मतलब क्या होता है, जो संदेश होते हैं उनको प्रतीक या शब्दों में बदलना, ये इनकोडिंग होता है। संचार प्रक्रिया में फीडबैक की भूमिका होती है संचार को पूर्ण बनाना। जब तक फीडबैक नहीं आता है, संचार कंप्लीट नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संचार प्रक्रिया का अंग नहीं है। सेंडर रिसीवर फीडबैक तो मिलता है, इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। नॉइस का मतलब क्या होता है, बाधा। चलिए ठीक है। यदि संदेश भेजने वाला व्यक्ति और प्राप्तकर्ता के बीच फीडबैक का आदान प्रदान ना हो तो संचार अधूरा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। एलिमेंट को याद करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं SMC, RFN, बाकी ये वर्ड सबको पता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन देख लेते हैं कक्षा में, क्लासरूम में। चूँकि ये जो है आपका शिक्षा से संबंधित है, यानी कि आप लेक्चरर बनिएगा तो आपको स्टूडेंट से ही डील करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग का फोकस होगा कि कक्षा में, क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे रखना है। तो यहाँ पर मीनिंग देख लें, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच ऐसा संचार जो स्पष्ट होना चाहिए, सहभागितापूर्ण होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, जिससे अधिकतम हो। ये इम्पॉर्टेंट बात है। यानी कि जो अधिगम की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो कब होगा, जब शिक्षक जो हैं उनके बातों में स्पष्टता होगी, विद्यार्थी अच्छे से स्पष्ट समझेंगे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और पर्पसफुल हो, तभी लर्निंग जो होगा मैक्सिमम होगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों
तक ज्ञान को सही रूप में पहुंचाना, कक्षा में सीखने का वातावरण बनाना, विद्यार्थियों में सक्रिय सहभागिता बढ़ाना, शिक्षक और छात्र के बीच आपसी समझ और विश्वास स्थापित करना, छात्रों के विचार, भावनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्त करने में मदद करना। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। क्लैरिटी होनी चाहिए, ये वर्ड्स बस आप पकड़ के रखें कि शिक्षक जो भी बोलेंगे संदेश सरल होना चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। रिलेवेंस होना चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उस विषय पर संदेश होना चाहिए, और छात्रों का जो स्तर है, लेवल, जिस लेवल तक वो समझ सकते हैं उसी लेवल तक वहाँ पर आपको संदेश देना है। टू वे, शिक्षक छात्र दोनों के बीच संवाद हो, ऐसा नहीं कि शिक्षक से बोल रहे हैं और छात्र मौन होके कोई फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं, तो दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए। सहभागिता, सभी छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, शिक्षक को कोऑपरेट करना चाहिए। भावनात्मक संतुलन, शिक्षक का व्यवहार प्रेरक और सहायक होना चाहिए। गैर मौखिक संकेतों का उपयोग भी होना चाहिए, जैसे कि चेहरे का भाव, आंखों का संपर्क, हाथों के इशारे भी ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं और घटक देख लें। तो ये आपके घटक हैं। बैरियर्स, क्लासरूम में क्या क्या हो सकते हैं जो बाधाएं उत्पन्न करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन के दौरान। शारीरिक, जैसे शोर हुआ, माइक्रोफोन की खराबी या डिस्टेंस। मनोवैज्ञानिक बैरियर, डर, चिंता, आत्मविश्वास की कमी। भाषाई संबंधित हो सकता है बाधाएं, कठिन शब्द आ गए बीच में, अस्पष्ट भाषा। भावनात्मक बाधाएं भी आएंगी, कोई गुस्सा हो गया, कोई उदास है, झिझक है। संस्कृति, पृष्ठभूमि और अनुभवों का अंतर। अब देखिए, क्लासरूम में अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग संस्कृति के बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, तो इसके कारण भी बाधा बन सकता है। इम्प्रूवमेंट टेक्निक, संचार को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करना है। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है। आप TLM का यूज करेंगे दृश्य सामग्री में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, चार्ट, डायग्राम, स्मार्ट बोर्ड, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। प्रभावशाली बनाने के लिए आप फीडबैक प्राप्त करें, सबको समझ आया कि नहीं। छात्रों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि टीचर को हमेशा डोमिनेट करना है छात्रों को, ऐसा आपको उनको मोटिवेट करना है कि वो खुद प्रश्न पूछें, ये इफेक्टिव माना जाएगा। हास्य और उदाहरणों से रुचि बनाए रखें। समय समय पर समीक्षा, रिव्यू करें, ये इम्प्रूवमेंट है संचार के लिए। जो रूल हैं, गोल्डन रूल, संचार को इफेक्टिव बनाने के लिए। क्लैरिटी, संक्षिप्तता, ठोस उदाहरण जो है बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता, विनम्रता, विचारशीलता, पूर्णता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ज्ञान का आदान प्रदान और अधिकतम जो है अधिगम, लर्निंग जो है, इसको आपको प्रोत्साहित करना है। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक क्या होता है। फीडबैक और सहभागिता। कक्षा में संचार की सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है। भाषा की कठिनाई। कक्षा में शिक्षक की आवाज़ बहुत धीमी है, तो यह कौन सी भाषा है। शारीरिक भाषा मानी जाएगी, ध्वनि शरीर से ही जुड़ा हुआ है। प्रभावी कक्षा संचार में शिक्षक को कैसा होना चाहिए। प्रेरक और सहभागितापूर्ण। नीचे समरी देख लेंगे आप लोग, PDF तो आपको मिल ही जाएगा, तो समरी से आप जो हैं ध्यान दे लेंगे। थर्ड टॉपिक पर पहुंच गए हैं, मौखिक अमौखिक संचार। शॉर्टकट में तो पहले ही हमने डिस्कस किया। मौखिक जो है, जब विचार, भावना और सूचनाओं को हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसको मौखिक कहते हैं। यह बोली या लिखित दोनों के रूप में हो सकता है। शिक्षक का लेक्चर हो गया, छात्रों का उत्तर, ईमेल, नोट। अमौखिक में क्या होगा साथियों, केवल हाव भाव, चेहरे का भाव, आंखों से संपर्क करना, आई कांटेक्ट, शरीर से भाषा, मुद्रा, आवाज़ में टोन आदि होता है, तो उसे अमौखिक संचार कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख ले, सिर हिलाना, हाँ ना का संकेत। असंतोष दिखेगा तो भाव जो हैं सिकुड़ेंगे। मुस्कुराना संतोष दर्शाता है। मौखिक संचार के प्रकार हैं ओरल,
जो मौखिक होता है बोल करके किया जाने वाला संचार है, जिसमें आपका लेक्चरर चर्चा हो गया, क्वेश्चन आंसरिंग हो गया। रिटेन में हो जाएगा आपका लिख कर किया जाता है, नोट्स, पत्र, ईमेल, परीक्षा, ये सब। अमौखिक में आप देख लेंगे फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, जिसमें खुशी, दुख, गुस्सा आदि भाव, मुस्कुराना, भौं करना। गेस्चर्स इसी में आएगा, हाव भाव शरीर का, जो हाथ है या शरीर की गति जो है इससे संदेश देते हैं, जैसे हाथ हिलाना, अंगुली दिखाना। पोस्चर मुद्रा भी चेंज हो जाएगा, शरीर का खड़ा या बैठने का तरीका, झुके रहना, आत्मविश्वास की कमी। आई कांटेक्ट विश्वास और रुचि का संकेत है ये। आवाज़ का उतार चढ़ाव, आवाज़ का टोन, गति, लय, तेज बोलना, धीमा बोलना। वेशभूषा व्यक्ति का वस्त्र या रूप, औपचारिक वस्त्र, अनुशासन, तो ये सब इंडिकेट करता है। मौखिक व अमौखिक संचार में अंतर क्या है, ध्यान से देख लें यहाँ पर। तो यहाँ पर आधार जो होता है मौखिक का और अमौखिक का, माध्यम सबसे पहले इसमें शब्दों का यूज किया जाता है मौखिक में। अमौखिक में हाव भाव और संकेत होते हैं। प्रकार मौखिक का देखिए, मौखिक में प्रकार लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। अमौखिक में चेहरे के भाव, टोन, मुद्रा। गति की बात करें तो मौखिक में अपेक्षाकृत धीमी, अमौखिक में तीव्र, तुरंत समझने वाला। अस्थायित्व रिकॉर्ड हो जाता है, अमौखिक में जो है रिकॉर्ड करना कठिन होता है। उपयोग जो है औपचारिक स्थितियों में करते हैं हम लोग, उसके बाद में इसका जो है अनौपचारिक स्थितियों में करते हैं। और औपचारिक अनौपचारिक आप लोग बेहतर जानते होंगे। प्रभावी संचार में दोनों का महत्व होता है। कक्षा में मौखिक संचार से ज्ञान का संप्रेषण होता है, अमौखिक संचार से भावनाओं का संप्रेषण होता है। दोनों का समन्वय प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। तो हमें मेन फोकस यहीं पे करना है कि टीचिंग को प्रभावी बनाना है, इसलिए दोनों का समन्वय, तालमेल यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब शिक्षक बोलते समय मुस्कुराते हैं और छात्रों से आई कांटेक्ट रखते हैं, तब संदेश जो है अधिक प्रभावी होता है या प्रभावशाली होता है। याद करने के लिए यहाँ पर वॉइस आप याद कर सकते हैं, अमौखिक संचार के प्रकार। बी फॉर यहाँ वॉइस टोन हो जाएगा, ओ हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन, पोस्चर, आई इंटरेक्शन, कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशन में आपका चेहरे का भाव। वॉइस याद रखेंगे। पी वाई क्यू आप देख लें यहाँ पर अमौखिक संचार में क्या शामिल होता है साथियों। संकेत, हाव भाव, चेहरे के भावों का प्रयोग। कक्षा में मौखिक संचार का उदाहरण, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिक्षक का प्रश्न पूछना। तो ये क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेंगे पीडीएफ के माध्यम से। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, संचार में बाधाएं। तो बाधाएं क्या हैं? संचार की सफलता इस पर निर्भर करती है कि संदेश स्पष्टता से भेजा और समझा गया कि नहीं। लेकिन किसी कारण से संदेश का अर्थ सही प्रकार से नहीं पहुंच पाता है, तब उसे संचार में बाधा कहा जाता है। बाधा के प्रकार आप देख लें। भौतिक बाधा, वातावरण या साधन से जुड़ी जो रुकावटें होती हैं। मनोवैज्ञानिक में मनोभाव, डर, गलतफहमी में उत्पन्न बाधा। भाषाई में आपका भाषा, शब्द कठिनाई, उच्चारण की समस्या। संगठनात्मक बाधा में आएगा आपका संगठन की नीतियाँ, अनुशासन से संबंधित बाधाएं, अड़चनें। सांस्कृतिक बाधा में विभिन्न संस्कृतियों के कारण उत्पन्न गलतफहमियाँ। अब यहाँ पर भौतिक बाधाएं में क्या आएंगी आपका? शोरगुल, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, वायु की कमी, तकनीकी खराबी। डिस्ट आप याद रख सकते हैं, डिस्टेंस, इल्यूमिनेशन, साउंड टेक्नोलॉजी। मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो हैं मन की स्थिति से उत्पन्न होती हैं, जैसे भय, तनाव, झिझक, पूर्वाग्रह, गलत धारणा। इसको याद करने के लिए आप फेमी, फियर, इमोशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनफेरेटरी। आगे देखिए, लैंग्वेज से रिलेटेड जो हैं बाधाएं, कठिन शब्दों का प्रयोग, उच्चारण की पुष्टि, तकनीकी जागरण, अनुवाद की त्रुटि। संगठनात्मक यहाँ पर बाधा होगा आपका बहुत अधिक स्तर है, या फिर सूचना का दमन हो रहा है, अस्पष्ट संदेश है। इसको याद करने के लिए आप हिट याद कर सकते हैं। सांस्कृतिक भाषाएं में देखिए, अलग अलग छात्र जो हैं अलग अलग संस्कृति, परंपरा, मूल्य को मानने वाले होते हैं, तो अर्थ में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अन्य बाधाएं भी हैं, शारीरिक बाधा,
जैसे सुनने में किसी को थोड़ा दिक्कत है, देखने में कमजोरी है, तो ये भी बाधाएं बन सकती हैं। प्रतिक्रिया की कमी, अगर एक तरफा वन वे हो रहा है कम्युनिकेशन तो ये भी बाधा है। अति संचार, यानी कि बहुत अधिक जानकारी के कारण भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए अस्पष्टता संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाता है। ध्यान का अभाव, अवधान भी हो सकता है यहाँ पर। अब इनको दूर करने के लिए उपाय, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं टीचर लेक्चरर, इनको क्या करना चाहिए? इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो लिसनर हैं उनके स्तर के अनुसार ही मैसेज दें ताकि वो अच्छे से रिसीव कर पाएँ। खुला वातावरण बनाएं, फीडबैक को प्रोत्साहित करें, नॉइस और तकनीकी समस्याओं से बचें, सहानुभूति बनाए रखें। ये सब करने से जो है बाधाओं से बचा जा सकता है। ट्रिक आप याद कर सकते हैं, LCCC LCCC ऐप याद कर सकते हैं। आप PYQ देख लें, संचार में नॉइस किसे कहते हैं साथियों? तो जो बाधा उत्पन्न होता है और संदेश को प्रभावित करता है ये नॉइस कहलाता है। सिर्फ ध्वनि, शिक्षक की आवाज़, फीडबैक ये सब तो होगा नहीं। निम्नलिखित में कौन संचार की भौतिक बाधा है? तो भौतिक बाधा भी देखिए आपने, शोर, दूरी। जब शिक्षक कठिन तकनीकी शब्दों का प्रयोग करता है तो कौन सी भाषा बाधा उत्पन्न होती है? तो ये आपका भाषा से संबंधित है। पूर्वाग्रह किस प्रकार की बाधा है? तो पूर्वाग्रह अभी आपने देखा, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। संचार की बाधाओं को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका सरल भाषा और स्पष्ट संदेश देना। इस तरह से हमने कम्युनिकेशन संचार जो यूनिट है, यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर करवाए जाएंगे मैराथन के थ्रू, तो आप लोग बने रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। PDFs आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मिलते रहेंगे और आगे के क्लासेस के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।